हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द सिटी एंड द रिवर रिटन बाय अरुण जोशी। अरुण जोशी एक इंडियन राइटर थे। उन्होंने कुल मिलाकर 5 नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 4 नॉवेल्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि द फॉरेनर, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास, द अप्रेंटिस एंड द लास्ट लैबिरिंथ। इन चारों नॉवेल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अरुण जोशी जी के नॉवेल्स में हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म देखने को मिलता है। मतलब इन नॉवेल्स में कि हीरो जो है दे आर इन सर्च ऑफ देयर सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नॉवेल है द सिटी एंड द रिवर, ये इन सब नॉवेल से अलग है, जिसे पब्लिश किया गया था 1990 में। लगभग द लास्ट लेबिरिंथ के 1981 में पब्लिश होने के 9 साल बाद में इस नॉवेल को लिखा गया। इस नॉवेल में अलग बात यह है कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल लेवल पर आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर हमें नेशनल इशू देखने को मिलने वाला है। और ये नेशनल इशू जो है ये सालों से या हम कहें सदियों से चला आ रहा है कि देर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन द पावरफुल एंड द पावरलेस क्लास। अब ये पावरफुल क्लास वो है जो कि लीडर्स है, उनके पास में पावर है इसलिए वो करप्ट हो चुके हैं, और पावरलेस क्लास वो है जहाँ पर नॉर्मल सिटीजन्स है एंड दे आर ऑलवेज द विक्टिम्स ऑफ द करप्ट लीडर्स। तो ये स्ट्रगल हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस नॉवल में के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ है मास्टर भोमा, जो कि भूमिपुत्रा नाम से भी रेफर होता है नॉवल में। ये मैथमेटिक्स का टीचर है। देन ग्रैंड मास्टर, ये बहुत ही अत्याचारी रूलर है जो कि इस सिटी में रूल करता है। प्रोफेसर, ये मास्टर भोमा का टीचर है। धर्मा, ये पुलिस ऑफिसर है। वासु, ये जर्नलिस्ट है। शैलजा, ये धर्मा की फियांसी है। और इस टाइटल में जो सिटी वर्ड यूज़ किया गया है ये रिप्रेजेंट करता है पावर स्ट्रक्चर को। सिटी रिप्रेजेंटिंग ऑल द सिटीज़, पावर स्ट्रक्चर जो कि हर नेशन में या हर सिटी में प्रेजेंट होता है, छोटे या बड़े पैमाने पर। और रिवर मतलब ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस हम कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में का स्ट्रगल, पावरफुल और पावरलेस के बीच में का, आज हम इस नॉवेल के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो नॉवेल के शुरुआत में हम ये समझ लेते हैं कि इस नॉवेल में ये जो सिटी वर्ड यूज़ हुआ है इसमें एक पर्टिकुलर तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है। जिस तरीके से क्लास वाइज लोग रहते हैं। एक बड़ी सी नदी है जो इस सिटी के अंदर से बहती है। उस रिवर के पास में ज़मीन पर कुछ लोग रहते हैं जिन्हें बोटमैन कहा जाता है या नाविक लोग रहते हैं। ये रिवर को अपनी माँ मानते हैं और उसी के सामने ये अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है। मतलब ये श्रद्धा से अगर किसी के सामने झुकते हैं, किसी को सर्वोच्च मानते हैं, तो वो सिर्फ रिवर को मानते हैं। नाविक लोगों के आगे चलकर हमें एक अलग कॉलोनी देखने को मिलती है, ब्रिक कॉलोनी। इनके घर भी अलग तरीके के हैं। इस कॉलोनी में मिडिल क्लास लोग रहते हैं इस सोसाइटी में। बोटमैन मतलब सबसे निचले स्तर के लोग या निचले जाति के लोग, उसके ऊपर ब्रिक कॉलोनी मतलब मिडिल क्लास लोग, और सबसे ऊपर में जहाँ पे 7 हिल्स है, कुछ ऊंचाई पर, वहाँ पर एक वाइट पैलेस बना हुआ है। और बहुत ही शानदार लग्जरियस लाइफ जहाँ पर लोग जीते हैं, वहाँ पर रहता है द ग्रैंड मास्टर जो कि सिटी को रूल करता है। और बाकी हिल्स पर एक हिल जो है सेकेंड हिल वो डेलिबरेटली खाली रखा गया है, और बाकी हिल्स पर जो है उनमें से कुछ हिल्स पर इस ग्रैंड मास्टर के जो काउंसिल में के लोग हैं, मंत्रिमंडल में के जो लोग हैं, जो इसी की तरह पावर के भूखे हैं, बहुत ही अत्याचारी लोग हैं, वो रहते हैं। और इन्हीं माउंटेन्स के पास में एक हर्मिट, एक सन्यासी रहता है। जो कि शायद इस सिटी के भविष्य के बारे में भी जानता है, या जिसको उस हर्मिट को उस माउंटेन पे इसलिए रखा गया है ताकि सिटी में के जो रूलर्स हैं उन्हें गाइड किया जा सके कि सिटी को किस तरीके से रूल किया जाता है। तो एक ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है इस नॉवेल में का। अब हम जानते हैं कि इस नॉवेल में होता क्या है। नॉवेल की शुरुआत में ही, मतलब नॉवेल का जहाँ एंड होता है वहाँ से हमें नॉवेल की शुरुआत देखने को मिलती है। मतलब इस नॉवेल में की जो प्लॉट लाइन है, जो स्टोरी है, वो ख़त्म हो चुकी है, और एक गुरु अपने शिष्य को वही कहानी फ्लैशबैक में जाकर बता रहे हैं। तो नॉवेल की शुरुआत में एक गुरु है, गुरु ग्रेट योगेश्वरा। वो वेट कर रहे हैं अपने शिष्य का। उस शिष्य का नाम है द नेमलेस वन, ऐसा ही उसे रेफर किया गया है नॉवेल में, द नेमलेस वन।
इस द नेमलेस वन की उम्र अभी लगभग 30 साल है। पिछले 30 सालों से ये शिष्य अपने गुरु के साथ में यहाँ रह रहा है इस माउंटेन पर। आज उसका 30th बर्थडे है। वो संध्या स्नान कर कर रात्रि के समय में, मध्य रात्रि में अपने गुरु के पास में जाता है और तब ये गुरु जो है उसे एक स्टोरी बताते हैं फ्लैशबैक में जाकर, और वही स्टोरी इस नॉवेल की मेन प्लॉट लाइन है। अब ये द नेमलेस वन जो है ये पिछले 30 सालों से अपने गुरु के साथ में रह रहा है और उसके गुरु उसे एक एंटिक लैंग्वेज, एंटिक टंग जो है वो सिखाते हैं, एक ऐसी भाषा जो किसी और को समझ में नहीं आती है। ओके, तो इस गुरु से वो पिछले 30 सालों से सब कुछ सीख रहा है, बस उसे एक बात नहीं पता है कि वो कौन है। द नेमलेस वन ये खुद कौन है ये उसको नहीं पता। बाकी उसने ढेर सारा ज्ञान अपने गुरु से पाया है और आज उसे ये जवाब मिलने वाला है कि वो कौन है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। ओके, तो ये गुरु जो है ग्रेट योगेश्वरा, वो एक स्टोरी बताते हैं कि इस एक बड़ी सी सिटी थी, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी नदी बहती थी। इस सिटी को रूल करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था द ग्रैंड मास्टर, या एक टाइटल कह सकते हैं हम। द ग्रैंड मास्टर इस सिटी को रूल करता था। अब ये ग्रैंड मास्टर को एक दिन एक सपना आता है। उसे ये दिखाई देता है सपने में कि उसके चारों तरफ पानी है, बीच में उसका सिंहासन है और वो वहाँ पर राजा बनकर बैठा हुआ है और कुछ नग्न लोग जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मानो जैसे उसे चोक कर डालेंगे। ओके, मतलब उसे सांस नहीं लेते आएगी, इतने उसके करीब आ जाते हैं। ये वो सपना देखता है और डर के जाग जाता है। तो उसे लगता है कि शायद उसका सिंहासन जो है वो खतरे में है और वो सोचता है कि अब चाहे, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होता है, वो सोचता है कि अब चाहे जो भी हो इस सिटी पर पूरी तरीके से सिर्फ मेरा ही रूल होगा, जो भी मेरे अगेंस्ट में होगा उसे मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो नाविक लोग थे ये सिर्फ नदी के सामने झुकते थे, नदी को अपनी माँ मानते थे और नदी के अलावा, मतलब क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, किसी और के सामने झुकने के लिए ये तैयार नहीं थे। और यही बात इस ग्रैंड मास्टर को बहुत परेशान करती थी। मोस्ट रिबेलियस हम बोल सकते हैं इन नाविक लोगों को। तो इस 7 हिल्स में से जहाँ पर ये ग्रैंड मास्टर रहता है वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता है और सारे जो एलीट लोग होते हैं जो इसके काउंसिल में होते हैं वो भी इसी के साथ में 7 हिल्स पर ही रहते हैं। अब एक एंशिएंट प्रोफेसी बताई गई रहती है इसके एस्ट्रोलॉजर ने ग्रैंड मास्टर के साथ में। जैसे मैंने आपको कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर रहता है और एक ओल्ड प्रोफेसी जो जिसके बारे में इस एस्ट्रोलॉजर को पता होता है। ओल्ड प्रोफेसी मतलब एक बहुत ही पुरानी भविष्यवाणी कि एक नया राजा आएगा और इस सिटी को रूल करेगा। अब ये भविष्यवाणी और ग्रैंड मास्टर का वो सपना, ये दोनों चीज़ें ग्रैंड मास्टर को काफ़ी परेशान करते रहती है। इसीलिए वो ग्रैंड मास्टर एस्ट्रोलॉजर के साथ में ये डिसाइड करता है कि अब वो पूरी सिटी में जो है वो अपना कब्जा जमाएगा और वो ड्रैकोनियन ट्रिपल लॉज जो है वो लागू कर देता है पूरी सिटी में। अब ये ड्रैकोनियन ट्रिपल लॉज क्या थे वो हम देख लेते हैं। पहला तो 3 रूल थे। ओके, पहला रूल ये था कि जितने भी सिटीजन्स हैं इस सिटी में रहने वाले, वो ग्रैंड मास्टर को जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, सब लोग उसके सामने झुकेंगे, वो जो भी कहेगा उस रूल को फॉलो किया जाएगा। ये था पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, सब लोगों की समृद्धि हो, सफलता मिले सब लोगों को, ये सब लोग अच्छे से लाइफ जिए, इसके लिए उसने एक बहुत ही अजीब रूल बनाया था और वो ये था कि इस सिटी में कि हर एक औरत को एक ही बच्चा रहेगा, मतलब हर एक माँ के पास में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा। ये उसका रूल था। एक्चुअली इसके पीछे उसका ये ट्रिक था कि जो बोटमैन, मैंने आपको कहा कि जिनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था सिटी में, उस पॉपुलेशन को इसे कंट्रोल करना था और उसकी वजह ये थी कि ये सारे लोग जो है वो रिबेलियस थे, वो ग्रैंड मास्टर को जो है वो सर्वोच्च स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा ये था कि जो भी ग्रैंड मास्टर को फॉलो नहीं करेगा, ओबे नहीं करेगा, उसे बहुत ही बेरहमी से शिक्षा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। ये 3 रूल थे। ओके, तो सभी लोग जो है अब ग्रैंड मास्टर को, नाविक लोग तो इन किसी भी रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं थे और जो धीरे धीरे मिडिल क्लास लोग थे, जैसे कि जिसमें धर्मा एक पुलिस ऑफिसर था, प्रोफेसर था, उसकी फियांसी थी शैलजा, या जर्नलिस्ट था वासु, ये सारे लोग भी धीरे धीरे इस रिवॉल्यूशन में शामिल होने लगे थे। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था, जैसे गांधी जी ने किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, कुछ उस तरीके का नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन लोगों के बीच में चल रहा था।
तो इसके डर से ये ग्रैंड मास्टर क्या करता है कि अपने सारे काउंसिल के साथ में डिस्कस करता है और वो सोचता है कि अगर उन्हें इन सारे रिवॉल्यूशनरी लोगों को कंट्रोल करना है तो उन्हें लीडर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भोमा जो था, मास्टर भोमा, भूमिपुत्र, वो इन सारे नाविक लोगों का लीडर था, उनको सपोर्ट करता था, लीड करता था, उनको वो समझाता था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं इस अत्याचारी ग्रैंड मास्टर के सामने झुकने की, आप फाइट करो और यू विल विन द स्ट्रगल। और अगर मर भी जाते तो क्या फ़र्क है, ऐसे अत्याचारी राजा के सामने झुकने से अच्छा है कि हम मौत की शरण में चले जाएं। तो ये मास्टर भोमा जो है ये कुछ टाइम के लिए जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर जो है और इसके काउंसिल में के जो लोग हैं वो रूथलेसली उसको सर्च कर रहे होते हैं मास्टर भोमा को, ताकि उसको मार दिया जाए, और अगर लीडर ही नहीं रहेगा तो नाविक लोग जो है वो शांत हो जाएंगे करके। तो ये मास्टर भोमा को ढूंढने के चक्कर में प्रोफेसर जो है वो अपना काफ़ी सारा समय इस चीज़ में लगाता है कि वो अपने शिष्य को ढूंढे कि मास्टर भोमा आखिर चला कहाँ गया। वो काफ़ी बेचैन रहता है प्रोफेसर। खैर, तो इसके बाद में ये ग्रैंड मास्टर सोचता है कि जब फेस्टिवल होने वाला है, रिवर फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पे सारे लोग शामिल होते हैं, तो इस फेस्टिवल के टाइम पर ग्रैंड मास्टर सोचता है कि मैं पूरी सिटी पर जो है वो अपना रूल जो है मतलब मैं सम्राट हूँ इस सिटी का, ऐसे डिक्लेयर कर दूंगा, और कुछ रूल्स भी जो वो बना देगा और जो सबको मानने पड़ेंगे। मतलब पूरी सिटी पर वो अपना कब्जा जमाने का एक प्लान बनाता है। लेकिन ये फ़र्क क्या होता है पता है क्या, नाविक और ग्रैंड मास्टर के बीच में? ग्रैंड मास्टर को जहाँ रिवर सिर्फ एक जल का प्रवाह लगता है, वहाँ पे ये नाविक लोग जो है उस नदी को अपनी माँ समझते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दो चीज़ों में। तो ये जो ग्रैंड मास्टर है ये सोचता है कि ये टेक ओवर करेगा पूरी सिटी को फेस्टिवल में, जब वहाँ पे रिवर का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो ग्रैंड मास्टर है अभी पूरी तरीके से अंधा हो चुका होता है एम्बिशन और अरोगेंस में, और वो जो प्लान करता है वो बहुत खतरनाक होता है। अब उसको पता होता है कि नाविक लोग और साथ ही साथ में मिडिल क्लास लोग जो है सिटी में के, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो उसके बाद में वो एक महाजाल बनाता है ये ग्रैंड मास्टर। वो क्या करता है कि एक रूल पास कर देता है, अ क्लस्टर ऑफ सेल्फ मल्टीप्लाइंग लॉज, जिसमें मतलब ऐसे रूल्स बनाए गए होते हैं जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं कि अगर आपने ये किया तो उसका 10 गुना आपको ऐसा कुछ मिलेगा पनिश। वो रूल्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से अनगिनत अत्याचार होने लगते हैं नाविक लोगों पर। तो अल्टीमेटली उसके अत्याचार के सामने ये बोटमैन जो है वो बेचारे हार जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास में हाईटेक ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिससे वो फाइट कर सके। ग्रैंड मास्टर की जो सेना होती है उनके पास में लेज़र गन्स होते हैं, ओके, और इनके पास में बोज और एरो होते हैं। अब कहाँ बोज और एरो वो हाईटेक वेपन्स के सामने ठहरने वाले हैं, तो वो बेचारे जो है ग्रैंड मास्टर के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वो ये क्लस्टर वाला जो रूल वो लागू करता है कि मल्टीप्लाई होते जाएगा अत्याचार। अगर आप एक चीज़ नहीं मानोगे तो उसके बदले में आपको 10 चीज़ें झेलनी पड़ेगी। तो इसके आगे बोटमैन जो है वो हार मान जाते हैं। तभी अचानक से ये भोमा वापस उनके सामने आता है और उनको कहता है कि गन्स तो आपको मार ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके अंदर का जो सोल है, जो आत्मा है, वो तो अमर है। अगर मरेगा कुछ तो सिर्फ शरीर मरेगा, ओके, और वो तो कभी ना कभी वैसे भी मरना ही है। तो आप इस ग्रैंड मास्टर के सामने जो है वो झुको मत। अब जैसे ही मास्टर भोमा उनको फिर से मोटिवेट करता है तो वो फिर से ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर इस चीज़ से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जितने भी रिबेलियंस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिबेलियंस जो होते हैं, उनको अंडरग्राउंड जो प्रिजन्स बने होते हैं वहाँ पर ले जाकर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इसी बीच में ग्रैंड मास्टर एक सुप्रीम काउंसिल भी बना लेता है जिसमें वो अपने आप को एज अ सम्राट, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, अनचैलेंज्ड किंग जो है वो बना लेता है अपने आप को वो। और ये जो लोग होते हैं बोटमैन, उनमें से कुछ बोटमैन को जब वो सो रहे होते तो लगभग 200 बोटमैन को नींद में ही मार दिया जाता है इस ग्रैंड मास्टर के कहने पर। एक युद्ध छिड़ जाता है बोटमैन और ग्रैंड मास्टर की सेना के बीच में। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रैंड मास्टर की सेना के पास में हाईटेक वेपन्स होते हैं और ये बोज और एरोस से बेचारे बोटमैन लड़ते रहते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रैंड मास्टर की सेना जो है वही जीतती है। ग्रैंड मास्टर का जो बेटा होता है वो भोमा को मार देता है
तब जो हर्मिट होता है, सन्यासी, जो कि एक माउंटेन पे रहता है, मैंने आपको कहा, वो ये रियलाइज़ करता है, उसे ये समझ में आ जाता है, वो ये महसूस करता है कि इस सिटी का अब एंड जो है वो पास में है, अब ये सिटी जो है ख़त्म होने वाली है। तो इसी बीच में धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। ग्रैंड मास्टर सिटी को ओवरटेक तो कर लेता है और धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। लगभग 7 दिनों तक, 7 रातों तक लगातार बारिश होती है। और ये जो नाविक लोग हैं, जिनकी डेड बॉडी जो उस पानी में तैरती हुई नजर आती है, तो बहुत ही टेरिबल सीन होता है। ग्रैंड मास्टर, उसकी फैमिली भी मर जाती है और वो बहुत डरते हैं जब ये सब कुछ हो रहा होता है। इसी बीच में, इससे पहले कि सिटी पूरी फ्लड में बह जाए, नदी में एक राफ्ट जो है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक राफ्ट जो है वो आता है। उसके ऊपर एक बच्चा होता है जो कि इन्हीं नाविक लोगों में से एक का बच्चा होता है। वो उस राफ्ट के ऊपर होता है और साथ में सिटी का हॉरोस्कोप जो होता है, जिसे हम कुंडली कहते हैं, वो उस राफ्ट पर होती है। और ये राफ्ट जो है वो बहते बहते उस हर्मिट के पास में पहुंच जाता है। उसके बाद में सिटी जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। 7 दिनों तक, 7 रातों तक लगातार बारिश होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सिटी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। तो उसके बाद में फिर से नई सिटी का जन्म होता है, फिर से एक ग्रैंड मास्टर आता है और फिर से वो इस सिटी को रूल करने लगता है। अब 30 साल के बाद में हमें ये सीन देखने को मिलता है कि ये गुरु जो है, ये कहानी जो वो अपने डिसाइपल द नेमलेस वन को बता रहा है। और ये द नेमलेस वन कौन था? ये वही बच्चा था जो राफ्ट पर बहते हुए इस गुरु के पास में पहुंच जाता है। और ये गुरु जो है इस द नेमलेस वन को अगला सन्यासी अपॉइंट करता है और वो समझाता है कि तुम अगले सन्यासी हो, मतलब मेरे बाद में, गुरु योगेश्वरा के बाद में इस सिटी को अगर कोई गाइड करेगा, ओके, इसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोई कोशिश करेगा, तो वो तुम हो, और वो होता है द नेमलेस वन। ओके, तो एक नई सिटी फिर से आती है, नया ग्रैंड मास्टर आता है और फिर से वही सब कुछ शुरू होता है। डेफिनेटली जो हमने पहले देखा वो सब नहीं, एक ग्रैंड मास्टर है, नई सिटी है, फिर से नाविक लोग हैं, फिर से रूल किया जा रहा है। लेकिन इस बार योगेश्वरा जो है, गुरु जो है, वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये समझना है कि तुम्हारा काम क्या है, कि तुम ये कोशिश करते रहो कि हमेशा सच्चाई की जीत हो, हमेशा अच्छाई की जीत हो, और तुम्हें गाइड करना है ताकि सिटी दोबारा पिछले बार की तरह जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इस तरीके से इस नॉवल की समरी जो यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।